नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी पूरे मनोयोग से और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम यहाँ पर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर के साथ नोट्स के लिए भी कवर कर रहे हैं, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता ना हो। अगर आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो नोट्स और क्वेश्चंस आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। डेली शाम के लिए GK GS या साइंस की क्लास मिलेगी और मॉर्निंग में 7:30 बजे आपके लिए डेली रीजनिंग या मैथ की क्लास मिलेगी। आप जानते हैं यहाँ पर साइंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम 25 अच्छे क्वेश्चंस का ही पर डे रिवीजन कराते हैं, जिससे आप कम समय में क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि डेसिबल किस या किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि वातावरण में ध्वनि। तो जो ध्वनि है वो डेसिबल या डीबी में मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आप जानते हैं जो रॉकेट है, रॉकेट में जो फ्यूल होता है, फ्यूल जब जलता है तो जो फ्यूल की जो गैसेस हैं वो नीचे के लिए बहुत तेज़ी से डिस्प्लेस होती हैं, तो जो रॉकेट है वो ऊपर के लिए गति करता है। इसे हम जो रेखीय गति या रैखिक संवेग संरक्षण कहते हैं। और तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संवेग संरक्षण, या रेखीय संवेग संरक्षण भी इसका आंसर सही हो सकता है। जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उस ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? थोड़ा सा हम न्यूटन के नियम्स के बारे में जान लेते हैं कि पहला नियम सबसे पहले देखते हैं कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह स्थिर रहती है। इसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया, जो लोग साइंस के हैं वो जानते होंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर वह एक समान चाल से गति कर रही है तो गति करती रहेगी, और अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम है न्यूटन का कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर होता है। यानी कि जो फोर्स है वो अगर हम द्रव्यमान की गुणा त्वरण से करें, यानी कि F बराबर m इंटू ए, ठीक है, इसके बराबर होता है। F फॉर फोर्स, M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, A फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं जिसे, कि जब दो वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं तो वे एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती हैं या बल लगाती हैं। यानी कि किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो पहला नियम हो गया जड़त्व का नियम, ध्यान दीजिए। दूसरा नियम हो गया, इसे बल का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स। और तीसरा नियम को एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 3 कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। ठीक है, तो वह करता है यानी कि वर्ग पूछ रहा है कि कोई भी कार्य, क्योंकि कार्य के ऑप्शन दिए हैं, कोई भी कार्य नहीं करता है यानी ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। आप जानते हैं कि जो वर्ग है यानी कि कार्य है उसे F इंटू डी कहते हैं। F मतलब इसे बल कहेंगे, और जो डी है उसे हम विस्थापन कहते हैं, उसे विस्थापन कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो फोर्स तो वो लगा रहा है, फोर्स तो जो
व्यक्ति है वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट विस्थापन करने में असफल रहता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अब ध्यान दीजिए, जब हम फोर्स की गुणा डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, यानी कि एफ कुछ भी हो, चाहे कितना भी वो बल लगा रहा हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जब एफ की गुणा जीरो से करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, यानी कि डब्ल्यू बराबर हमेशा जीरो आएगा। डब्ल्यू बराबर जीरो आने का मतलब है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य तभी होता है जब कोई फोर्स लग रहा है, उसके बदले में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हमेशा ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमेशा वर्क होगा, किया गया कार्य जीरो होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही आंसर फर्स्ट होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। थोड़ा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसे, किसी वस्तु की गति के कारण होती है, जैसा कि इसका नाम है गतिज ऊर्जा, यानी ये गति के कारण होती है। और स्थितिज ऊर्जा किसी की स्थिति के कारण होती है, गति के कारण नहीं, बल्कि ये पोजीशन के कारण होती है, कोई स्थिति के कारण होती है। और गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए कभी भी गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और गतिज ऊर्जा होती है, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो के ई बराबर इसे हाफ यानी कि 1/2 mv² लिखते हैं, ये इसका फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m मतलब द्रव्यमान और v², ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। जबकि स्थितिज ऊर्जा जैसे पीई लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ठीक है, और m4 जो द्रव्यमान है, मास है, g4 ग्रेविटेशनल फोर्स, h4 हाइट। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। जाहिर सी बात है, जहां गति नहीं होगी, ठीक है, आपको पहचानना है कि कहाँ गति नहीं हो रही है। जहाँ गति नहीं हो रही होगी वहाँ गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन, चली हुई गोली, तो जब गोली चल गई है, चलने के बाद क्या होगा, उसमें गति होगी, तो यहाँ गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, जब पानी बह रहा है तो वहाँ भी गतिज ऊर्जा होगी। यानी चलता हुआ हथौड़ा, ध्यान दीजिए हथौड़ा चल रहा है तो यहाँ भी गतिज ऊर्जा होगी। खिंचा हुआ धनुष, खिंचा हुआ धनुष, ध्यान दीजिए दिस इज ए पोजीशन, ये क्या है, एक पोजीशन है, ना कि इसमें कोई गति हो रही है। जब खिंचा हुआ धनुष एक पोजीशन है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वहाँ गतिज ऊर्जा नहीं हो रही है। तो यही आपको बताना था, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं हो रही है। तो अगर खिंचा हुआ धनुष चल जाता है, धनुष को हम चला देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, लेकिन गतिज ऊर्जा को फिर से हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। फिर से वही देखिए कि वहाँ पर क्या होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण जब गद्दे की सीट पर बैठते हैं तो उसका शेप जो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। ध्यान दीजिए, इस तरीके के प्रश्न में अगर आप अलग अलग इनका देख लीजिए, न्यूटन मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो न्यूटन आप जानते हैं बल का मात्रक है, यानी फोर्स का, और मीटर किसका मात्रक होगा, किसी डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होगा। ठीक है, F इंटू डी। F इंटू डी क्या निकल के आता है, जो अभी हमने पढ़ा था, वर्क, वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, F इंटू डी क्या होगा, वर्क या कार्य, और कार्य और एनर्जी का मात्रक हमेशा सेम होता है। तो न्यूटन और मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जो आपका मात्रक हुआ वो या तो वर्क का मात्रक हुआ या एनर्जी का। अब ऑप्शन देखते हैं, त्वरण का, त्वरण का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जो त्वरण का मात्रक होता है वो ध्यान दीजिए ए यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का मात्रक होता है वो आप किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स
F बराबर, चूंकि m में होता है तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, शक्ति का पावर भी नहीं है, तो ये सही आंसर हुआ, ऊर्जा का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो संघनन भी नहीं है, ये कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो हिमीकरण हो रहा है। ऑप्शन क्या होगा? बाष्पीकरण, क्योंकि वो बाष्प में बदल रहा है तो बाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, तो बाष्प को जब दोबारा से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो संघनन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि प्रकाश में ध्रुवण की परिघटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स तरंगे और लॉन्गिट्यूडनल तरंगे यानी अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। सबसे पहले हम अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण हैं वो तरंग के लंबवत चलते हैं, यानी कि तरंग के लंबवत इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल लचीले यानी कि ठोसों जैसे कि रस्सी, तार, चादर में और द्रव की सतह पर चल सकती हैं। तो ध्यान देने की बात है, ये या तो सॉलिड में चलेंगी या लिक्विड में। ठीक है, यानी कि ये गैस में नहीं चल सकती, तो गैस में ये नहीं चल सकती। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ जो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कण हैं, ठीक है, वो तरंग की दिशा के बिल्कुल समानांतर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, तरल, गैस यानी तीनों माध्यम में यात्रा कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान दीजिए, और कि कौन सी तरंगे जो हैं तरंग के लंबवत चलते हैं कण जिसमें, या पैरेलल चलते हैं, या मतलब पैरेलल नहीं चलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर चलते हैं या पैरेलल चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी आपको प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। आई होप, समझता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न था कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से पोलराइजेशन ये सिद्ध होता है प्रकाश तरंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए आप ध्वनि तरंगों का एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा जो फ्यूज तार है उस किस धातु से बना होता है जिसका प्रयोग, ठीक है, तो एक बार फ्यूज तार बहुत आता है ये प्रश्न, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फ्यूज तार, दरअसल फ्यूज तार बनाने में ध्यान दीजिए टिन और लेड यानी पीबी के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बहुत इसमें तांबा होता है, लेकिन आप टिन और लेड को विशेष ध्यान रखिए। फ्यूज तार विद्युत परपथ में लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे सीरीज में जोड़ा जाता है, ना कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये सारे पॉइंट एग्जाम की श्रेणी से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भी पूछा जा सकता है, फ्यूज तार किन किन से मिलकर बनता है, तो टिन प्लस लेड मिलकर। ठीक है, और फ्यूज तार सीरीज क्रम में जोड़े जाते हैं। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, गलनांक कम रखेंगे। और फ्यूज तार धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध नहीं, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न ये कह रहा था कि जो तार है, जो फ्यूज वायर है, वो बना तो जिस धातु से बना होता है उसका प्रतिरोध कम हो, नहीं, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। गलनांक कम हो, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि रबड़ को वल्कनीकृत करने में प्रयुक्त तत्व है सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो सही आंसर है इसका सल्फर। सल्फर को रबड़ को वल्कनीकृत करने में यूज किया जाता है, मिलाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दियासलाई की जो नोक होती है, जिसे हम रगड़ कर जो अग्नि उत्पन्न करते हैं, आग उत्पन्न करते हैं, उसमें क्या होता है?
फास्फोरस पेंटॉक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो सही आंसर है लाल फास्फोरस। ध्यान रखिए रेड फास्फोरस यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है कि पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में लेते हैं। जो नाइट्रोजन है पौधे उसको सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए नाइट्रेट्स के रूप में हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। बाकी नाइट्राइट में देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, नाइट्रेट्स के रूप में, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो आप जानते होंगे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। यूरिया का फार्मूला ध्यान दीजिए NH2CO NH2 है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो ध्यान दीजिए सेलुलोज है। सेलुलोज जो है जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी कोशिका भित्तियों के निर्माण में यूज होता है, लेकिन ये मनुष्य के लिए अपच है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते मनुष्य इसके लिए। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कार्बनिक यौगिक जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है सेलुलोज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो सिरके में जो होता है वो है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होगा CH3COOH, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी साइट्रिक एसिड नींबू वगैरह में पाया जाता है जो खट्टे पदार्थ हैं। ऑक्जेलिक एसिड भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि एड्स का क्या कारण है। इससे संबंधित एक तरीके का जो प्रश्न है एड्स से, वो पिछले एग्जाम्स में भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इसी से संबंधित हमने प्रश्न लिया है, तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए कि एड्स का क्या कारण है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तचाप, राइबोफ्लोबिन की कमी और जीवाणु संक्रमण। तो इसका सही आंसर है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा इस बार के एग्जाम की दृष्टि से। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जीवित जीवाश्म वो होते हैं जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर थे लेकिन आज भी जिंदा हैं, वो जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। तो ऑप्शंस हैं ट्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिनकंगो। तो सही आंसर है जिनकंगो, जो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। विषाणु वृद्धि कर सकता है। विषाणु के बारे में हमने थोड़ा पिछले वीडियो में विषाणु, प्रोटोजोआ और इनके बारे में बात की थी, कवक और शैवाल के बारे में। विषाणु चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जरूर देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है सभी एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए कि विषाणु जो है वो अकोशिकीय यानी कि जिसमें कोशिका नहीं होती, अति सूक्ष्म जीव है। एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। विषाणु में कोशिका नहीं होती, कोशिका विहीन है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जो वायरस है यानी कि जो विषाणु है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि विषाणु क्या है, तो विषाणु एक प्रोटीन है, ठीक है, से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। जैसे ही ये कोई जीवित सेल्स में जाते हैं, ठीक है, जीवित सेल्स में इन्हें इंजेक्ट किया जाता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। और वैसे जीवित सेल से अगर बाहर कर लो तो ये मृत रहते हैं और इन्हें क्रिस्टल के रूप में बंद करके रखा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल के रूप में किन्हें रख सकते हैं, विषाणु को। ये प्रश्न भी आया। सभी प्रश्न यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो इस प्रकार से बनाए हैं, आप ध्यान दीजिए कि इनसे प्रश्न बने हुए हैं या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता, यानी कि उन्हें सजीव कोशिकाओं की आवश्यकता होती है तभी वो एक्टिव हो पाते हैं, ठीक है। रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोजक रोग पर अध्ययन करते समय विषाणु की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि विषाणु वृद्धि कर सकता है,
कैसे कर सकता है? मृत शरीर में कभी नहीं करेगा, उसके लिए जीवित सेल्स की जरूरत होती है। तो सही आंसर होगा जीवित कोशिकाओं में, पानी में भी नहीं, चीनी के घोल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। तो आप जानते होंगे इसका सही आंसर है साइकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो सही आंसर है सोयाबीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो उसकी जो रिएक्शंस है उसको आप ध्यान दीजिए। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। अब इसे सनलाइट, ठीक है, इसे सनलाइट देते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। C6H12O6 यानी एक तरीके से ग्लूकोज या इसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसे सनलाइट में क्या हुआ, इसे ग्लूकोज बना या इसे कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, यानी कि पौधों के लिए भोजन। ठीक है, ये पौधों का भोजन बना और साथ में हमारे लिए ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो छोड़ी जाएगी वो होगी ऑक्सीजन गैस, और पौधों द्वारा जो गैस ली जाती है वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23 है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वोल्टेयर, वाटसन, क्रिक और जोहानसन। तो इसका सही आंसर है जोहानसन। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, तो उसके लिए हम आगे कभी प्रश्न देखेंगे। आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिएगा। तो इसका सही आंसर होगा जोहानसन, जिन्होंने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब जो रेगिस्तान में पाया जाता है। सरसों, अमरवेल, करील, नीम। तो सही आंसर है करील। करील के साथ साथ आप नाम ध्यान रखिए नागफनी, ठीक है, और कैक्टस। ये पौधे जो हैं, करील है, नागफनी है, कैक्टस है, ये पौधे मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं, यानी कि जो कम पानी में या बिल्कुल निर्जल पानी में भी जीवित रहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए इन पर विशेषकर पत्तियां नहीं होती हैं, कुछ कांटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर, प्रश्न नंबर 25 है और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर है लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।